जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है वर्ण, शब्द, पद या वाक्य। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, कौन है? वर्ण। और वर्ण दो तरह का होता है। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण दो तरह का कौन कौन होता है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए, वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे वर्ण का व्यवस्थित समूह क्या है? जैसे हम क ख लिखते हैं तो क ख ग घ अंग, ये वर्ण का व्यवस्थित समूह है। इसी को हम पहले अंग लिख देंगे, फिर ख लिखेंगे, फिर घ लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, तो ये अव्यवस्थित समूह होता है। अगला है, निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? क ख, अंतस्त्य र, च छ ज या ट और न। तो देखिए, कंठे ध्वनियाँ जो होती है वे कंठ की सहायता से बोली जाती है। तो आप बोल के देखिए, इसमें हम लोग क और ख अगर बोलते हैं तो ये कंठ से इसकी आवाज आती है, तो इसमें क और ख हो जाएगा। अगला देखिए, अगला स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग घ, च छ, ढ़ ढ़ या प फ। स्थान के आधार पर बताइए। तो देखिए, मूर्धन्य व्यंजन जो इसमें है वो है आपका ऑप्शन सी, ढ और ढ को मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है। अगला है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण बताइए। तो देखिए, अल्प प्राण वर्ण जो है वो है आपका किसी भी व्यंजन वर्ण का पहला, ठीक है, पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। जैसे क और ग जो है ये अल्प प्राण वर्ण है। अब है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, नासिक व्यंजन किसको कहते हैं? तो जो नाक की सहायता से बोला जाता है वो नासिक व्यंजन होता है। जिससे हम लोग जब बोलते हैं इया, न, मूर्धन्य न, तो इसमें नाक की सहायता से बोलते हैं। अगला है कि ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ए और ऐ वर्ण को क्या कहेंगे? तो कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंठ और तालु की सहायता से बोला जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि रेलवे में पूछा गया था तो आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आयोगवाह, तो आयोगवाह ये सब आपके स्वर वर्ण हैं। आयोगवाह इसको कहा जाता है, अंग और अ को आयोगवाह कहा जाता है ना। 9 नंबर सवाल है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं, पहले इसको समझिए। मान लीजिए कि हमको एक अक्षर जो है इसको 2 बार प्रयोग करना है, एक आधा के रूप में और इसको दूसरा पूरा के रूप में। ठीक है ना। तो ये जो अक्षर है, एक ही शब्द को जब आधा और पूरा दोनों को एक ही साथ एक ही रूप में लिखते हैं, मतलब एक आधा के रूप में और एक पूरा के रूप में, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो देखिए, इसमें जैसे दिल्ली में ल जो लिखा है आधा और फिर पूरा लिखा है ना, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यानी एक ही व्यंजन को आधा और पूरा के रूप में लिखा जाना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब है कि तालिब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो देखिए, ये व्यंजन आपका संघर्षी व्यंजन होता है। अब संघर्षी व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी जब हम लोग तालिब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह बोलते हैं तो जिस जगह से इसका आवाज निकलता है उस जगह पर रगड़ होता है। रगड़ाने के बाद उससे गर्मी बनता है ना, गर्म होता है वहाँ पे, तो ऊष्मा बनता है, तो वे ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सी ध्वनि जो है नवीन विकसित है। तो इसमें ख और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अब जैसे देखिए कि 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या है? घोष और अघोष है ना। तो देखिए, वर्ण का, ठीक है, वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है।
और आपका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष वर्ण कहलाता है। तो इसमें आपका शब्द दूसरा दिया है तो ये हो गया अघोष, लेकिन ये पांचवा है तो ये हो गया आपका घोष, ठीक है ना, इसको सघोष भी बोला जाता है। अगला कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, कौन सा जो वर्ण है वो अमानक है, जल्दी बताइए। तो देखिए अमानक वर्ण जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झ, ये अमानक वर्ण है, ठीक है। ये पुराना था, इसको हटा दिया गया और अब इसके जगह पर इस तरह का लिखा जाता है। पहले इस तरह, पहले जो है इस तरह हम लोग लिखते थे, है ना। आगे है 14 नंबर कि क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो देखिए संस्कृत की तो है नहीं, है ना, ये जो है ये अरबी फारसी की है। जहाँ इसके नीचे नुक्ता लगाओ समझ जाइए कि वो अरबी फारसी है ना। मान लीजिए हम क लिखे, इसके नीचे नुक्ता लगा दिए तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए हिंदी में मूलतः जो वर्ण है, ठीक है, वो वर्णों की संख्या आपका टोटल 52 है, ठीक है। कितनी है? 52। याद रखिए हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है। हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43, कमला प्रसाद गुरु के अनुसार 46, वहीं सैमुअल हेनरी केलांग के अनुसार 47, इस तरह करके दिया गया है ना। वहीं भोलानाथ तिवारी के अनुसार आपका 53 है, याद रखिएगा। चलिए आगे, हैक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण में आएगी। हिंदी शब्दकोश में हैक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हैक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, जल्दी बताइए। तो देखिए हैक्षा का जो क्रम आता है वो आपका क के बाद आएगा, है ना। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो देखिए ज्ञ जो बना है ये बना है आपका इससे, है ना, ज हलंत और यहाँ से, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अघोष वर्ण कौन सा है? अभी हम बताए थे कि अघोष वर्ण जो है वो आपका दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है, देखिए बताइए। और उसके बाद अघोष वर्ण में आपका और सारे अक्षर हैं। कौन कौन अक्षर हैं अघोष वर्ण में, आइए जानते हैं, फिर हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। अघोष वर्ण में कौन कौन अक्षर है उसको पहले जान लीजिए। अघोष वर्ण में आपका आ जाएगा पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, पहला और दूसरा व्यंजन। उसके बाद इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, आंसर डी हो जाएगा, है ना, डी, स भी आता है अघोष में। अब है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का, इसको थोड़ा सा, अगला सवाल है अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए अघोष वर्ण जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स, है ना, स को अघोष वर्ण कहा जाएगा। अब घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए घ का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका ऑप्शन बी, कंठ, ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कंठ है। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ, ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। अगला सवाल देखिए, अगला कि निम्नलिखित में से, इसको हटा देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं आपका ट, और वहीं त, न, द, थ, ध ये दंत है, ठीक है ना। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। चलिए हैक्ष वर्ण किसके योग से बना है? हैक्ष वर्ण जो है किसके योग से बना है, जल्दी बताइए। तो देखिए हैक्ष वर्ण जो है ये बना है आपका का हलंत और मूर्धन्य स्वर से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वो है आपका 13, है ना। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो यहाँ जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग, तो ठ, ड, ढ, मूर्धन्य घ, घ जो है ये ट वर्ग नहीं है, ये क वर्ग है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है, ठीक है ना, तो वो है आपका ऑप्शन सी 33 है। वही निम्नलिखित में कौन सा पष्ट स्वर है? पष्ट,
तो देखिए स्पष्ट स्वर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आ जो है स्पष्ट स्वर है ना। चलिए अब है निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? तो विसर्ग जो है, विसर्ग को अयोग्यवाह कहा जाता है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, छ ध्वनि का, तो देखिए छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका ऑप्शन सी, तालव्य। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन, प जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो देखिए तालव्य व्यंजन जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, ए, च छ ज झ, है ना। अंतस्थ या र लव किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अगला देखिए अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध, तो देखिए अनुनासिक का जो संबंध होता है वो होता है आपका, आप जानते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए, ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन होता है वर्ग का पंचमाक्षर, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर की जो संख्या है वो है आपका 11, है ना। कंठोष्ठ ध्वनि का उच्चारण उदाहरण दीजिए। कंठोष्ठ ध्वनि, तो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है आपका औ, इसमें कंठ और होंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा।